गुड मॉर्निंग साथियों। चलिए आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसआर पाठशाला में। तो जैसा कि मैं ऐसा सोच पाता हूं कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को आप जारी रखे होंगे। और जैसा कि आप लोग को ये भी पता है कि आप एग्जाम्स अब नजदीक आ रहे हैं और आप अपनी पढ़ाई को जोरों के साथ शुरू कर दीजिए। तो मैं उन साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप एसआर पाठशाला को सब्सक्राइब तो अवश्य ही कर लीजिए। इससे आपको जितनी मेरी नोटिफिकेशन होगी, जितनी मेरी क्लास की वीडियो अपलोड होंगी, वो आपके पास पहुंच जाएंगी। उसके बाद कम्युनिटी में जाकर के आप हमारे द्वारा दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करें। इतने अच्छे अच्छे प्रश्न मैं वहां आप लोग के लिए पोस्ट करता हूं, ये बहुत ही जरूरी है। और इतने नए नए डिस्कवर अच्छी अच्छी बातें मैं पोस्ट करता हूं वहां पे। तो आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप लोग वहां जाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो आइए हम बातें करते हैं अपने क्लास की। तो क्लास में हमने देखा था पॉलिटी। पॉलिटी में हम आर्टिकल नंबर 14 और 15 हमने देखा। 14 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है, इन सारी बातों पे हमने गहन अध्ययन किया था प्यारे साथियों। तो आज उसी कड़ी में हम अपनी बातों को आगे प्रक्षेपित करते हुए बढ़ते हैं। तो हमने देखा आर्टिकल 15, आर्टिकल 14। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 16। केवल आज आर्टिकल 16 को ही पढ़ेंगे। 16 का 1, 16 का 2, 16 का 3, 16 का 4, 16 का 5, 16 का 6। मतलब एक एक आर्टिकल को मैं आपको आसानी से समझाऊंगा, तब आप कहिएगा कि हाँ कितना आसानी से समझ आता है ये। क्योंकि पॉलिटी जो है ना साथियों, वो एक शब्दों का खेल है। ये आपको बखूबी पता चल ही चुका होगा अभी तक। तो आइए सीखते हैं हम आर्टिकल नंबर 16 कहता क्या है। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग समानता के अधिकार के अंदर ये टॉपिक पढ़ रहे हैं जो 14 से 18 के बीच में आता है। 14 पढ़ा था, 15 पढ़ा था। आज हम 16, केवल 16 पढ़ेंगे। आज की क्लास मेरा 16 पे ही डिपेंड करेगा। आइए बात करते हैं आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 की जब हम बातें करते हैं तो ये साथियों आता है मूल अधिकार के अंतर्गत। और जब बात करते हैं मूल अधिकार के किस फंक्शन के अंतर्गत आता है, तो समानता के अधिकार के अंतर्गत। और मैंने आपको बताया भी था कि 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार होता है। और इसको याद कैसे रखेंगे, मैं आपको छोटा सा लिंक देता हूं। 14 से 18, 14, 18, 14 दोनों क्या है, समान है। समान का मतलब क्या है, दोनों इवन नंबर है। इससे याद रखें कि 14 भी 2 से कट जाता है, 18 भी 2 से कट जाता है। इसे 14 से 18 समान समान है, तो उनके बीच में समानता का अधिकार होगा। ये याद रखने का एक तरीका है। तो उसी समानता के अधिकार में हम आर्टिकल नंबर 16 को देखने वाले हैं। ये कहता क्या है, आइए बात करते हैं। ये कहता है राज्य नियुक्ति और नियोजन में। अब ये कौन सा राज्य है, आर्टिकल नंबर 12 वाला। और मैंने अच्छे से बताया है, जो वीडियो को नहीं देखे वो जाके 12 नंबर आर्टिकल को देखें। और उसमें मैंने अच्छे से बताया कि राज्य क्या क्या होता है, कौन कौन राज्य कैटेगरी में आता है, कौन कौन राज्य कैटेगरी में नहीं आता है। सारी बातों का गहन अध्ययन हमने किया था। तो आर्टिकल नंबर 16 कहता है राज्य नियुक्ति और नियोजन में जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, इन सबके आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं करेगी। ये आर्टिकल नंबर 16 का फर्स्ट कहता है। तो आइए हम बात करते हैं इसके। तो 16 का ये फर्स्ट है अपना। आर्टिकल नंबर 16 कहता है राज्य जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप लोग नोट सुनाइएगा।
बहुत ही शानदार नोट्स बनेगा। हाँ, मेरी थोड़ी हैंडराइटिंग साफ नहीं है, इसलिए मैं आपसे उसके लिए माफी मांगता हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ ना, वैसे आप करिएगा तो पक्का ये भेजे में घुसेगा आपके। तो आइए, ये कहता है राज्य नियुक्ति और नियोजन। राज्य नियुक्ति और नियोजन में किसी व्यक्ति के साथ, अब देखो यहां फंक्शन है कि पहला धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान, और आता भी दो और हैं, क्या? उद्भव, एक और है क्या? निवास। निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, नहीं करेगा या करेगी? करेगा। ये आर्टिकल नंबर 16 का 1 कहता है। क्या कहता है? 16 का 1। फिर से एक बार बता दें आपको कि राज्य नियुक्ति और नियोजन में धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं करेगा। आइए बात करते हैं, अगर आपको 15 का फर्स्ट याद होगा, उसमें हमने बताया था क्या? जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं करेगी कौन? राज्य। 15 का फर्स्ट ये कहता है, 15 का 1। लेकिन अगर बात करें 16 का 1 कहता है क्या? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, वंश के आधार पर राज्य नियुक्ति और नियोजन में, कहा? नियुक्ति और नियोजन में आपसे भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन साथियों, उसके साथ साथ में 2 वर्ड और जोड़े गए हैं, उद्भव और निवास के स्थान पर। 15(1) में बस ये 5 फैक्टर दे रखे हैं। बहुत गहन अध्ययन में करा रहा हूं साथियों, जो इसको समझ गया ना, अब देखिएगा बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, बात अलग है, लेकिन जो मैं कंटेंट यहां दे रहा हूं ना, कोई नहीं देगा। पेड बेसिस में लोग पढ़ाते हैं। तो आइए वही कहते हैं, जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान, ये आर्टिकल नंबर 15 कहता है। लेकिन आर्टिकल नंबर 16 कहता है उद्भव और निवास के स्थान पर नियुक्ति और नियोजन में राज्य आपके साथ भेदभाव नहीं करेगी। जैसे जैसे मैंने वर्ड को लिखा है, वैसे वैसे अगर आप लोग लिखते हो, नोट्स बनाते हो, तो वाकई में एक भी क्वेश्चन आपका इधर का उधर नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद दे रहा हूं, मैं पीएससी का स्टूडेंट खुद ही हूं। हमको पता है ना कि कहां से क्वेश्चन आ रहा है, कहां से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आइए हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 16(2) की। आर्टिकल नंबर 16(2) हमने देखा कि आर्टिकल 16(1) में ये 7 फैक्टर दे रखे थे। तो आर्टिकल नंबर 16 में इन्हीं जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान और उद्भव निवास का वर्णन किया गया है कि कौन कौन से फैक्टर होंगे। तो इसमें
इसी 7 फैक्टर या कारकों का, फैक्टर को कारक बोल सकते हैं, फैक्टर का वर्णन दिख तो रहा ही होगा आप लोगों को, फैक्टर का वर्णन किया गया है, किया गया है। ये आर्टिकल नंबर 16(1) और आर्टिकल नंबर 16(2) ये सारी बातें कहता है, और वही सारी बात मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है पैरासाइट। तो हमने एक बार फिर से मैं रिवाइज करवाता हूं। आर्टिकल नंबर 15 कहता, 16 कहता है, 16 का 1 कि राज्य जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, लेकिन उसमें 2 फैक्टर और हैं, वो भी क्या है, उद्भव और निवास के आधार पर नहीं करेगी। आर्टिकल नंबर 16 का तो कहता है कि जो जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान है ना, उद्भव निवास है ना, इसका वर्णन आर्टिकल नंबर 16 के 2 में लिखा गया है कि ये कारक हो सकते हैं जिसके आधार पर राज्य नियुक्ति और नियोजन में भेदभाव नहीं कर सकती। तो आप चाहे तो इसमें अगर कुछ नोट करना चाहे तो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, नहीं तो मैं मिटा कर आगे बढ़ता हूं। तो साथियों आइए बात करते हैं आर्टिकल नंबर 16(3). आर्टिकल नंबर 16(3) क्या कहता है? वो कहता है, अभी हमने देखा जो आर्टिकल नंबर 16 का फर्स्ट था उसमें हमको निवास की चर्चा की गई, उद्भव और निवास। तो उसी निवास को उठा करके आर्टिकल नंबर 3 में कहीं ना कहीं कुछ बातें वर्णित की गई। तो आर्टिकल नंबर 16 का 3 कहता है कि निवास के आधार पर राज्य, निवास के आधार पर राज्य वहां के निवासियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। आइए देखते हैं क्या है वो विशेष प्रावधान। जैसे आर्टिकल 16(3) आर्टिकल नंबर 16(3) कहता है कि राज्य निवास के आधार पर वहां के निवासियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। अब साथियों इस लाइन को समझने का हम प्रयास करते हैं। आर्टिकल नंबर 16 का 3 कहता है कि राज्य जो है वो आर्टिकल नंबर 12 वाला राज्य। जब हम राज्य की बातें करेंगे तो आर्टिकल नंबर 12 ही हमको याद आना चाहिए। जिसको राज्य के बारे में नहीं पता है वो जाकर कम से कम आर्टिकल नंबर 12 को तो सीख लो भैया, जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। मैं बार बार यहाँ राज्य के बारे में बता रहा हूं, आपको राज्य ही नहीं पता। तो आइए कहता है राज्य निवास के आधार पर वहां के निवासियों के लिए, जो वहां रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करेगा। जैसे मैं बात करता हूं, जैसे मणिपुर हो गया, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, ये जो 7 सिस्टर्स हैं,
आपको पता होगा इसमें बहुत 7 स्टेट आते हैं 7 सिस्टर में। उसकी मैंने ट्रिक बना करके वीडियो अपलोड कर दी है। 7 सिस्टर का ट्रिक क्या होता है आप जाकर के देख लीजिए। तो जो 7 सिस्टर्स हैं या और अन्य किसी स्टेट के लिए कि वहां निवास करने वाले लोगों को क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, अगर उनको ज्यादा समस्या उत्पन्न हो रही तो उनके लिए कोई ना कोई विशेष प्रावधान कर दिया जाएगा। जैसे मणिपुर में कोई समस्या होती क्योंकि वो पिछड़े कुछ स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, ये सब पिछड़े स्टेट हैं। इन सब के लिए राज्य अगर चाहे तो कुछ विशेष प्रावधान कर सकती है, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो कोई योजना की बात हो, मतलब किसी भी योजना में, किसी भी नौकरी में, किसी भी शिक्षण संस्थानों में सरकार नहीं राज्य विशेष प्रावधान कर सकती है। तो आइए एग्जांपल्स लिखते हैं, उसमें क्या क्या है। फॉर एग्जांपल्स जैसे मणिपुर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय, आदि। मतलब साथियों ऐसा कतई नहीं है कि मैं 7 सिस्टर्स को ही इसमें इंक्लूड कर रहा हूं, ऐसा कतई नहीं है। जिस स्टेट में वहां के निवासियों के लिए अगर कोई समस्या उत्पन्न हो रही, ये जब राज्य को लगेगा तो राज्य उसके लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा। ये सारी बातें हमने देखी। तो इसमें अगर आप कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, नहीं तो मैं मिटा करके फिर आगे बढ़ता हूं। तो साथियों आइए हम फिर बातें करते हैं आर्टिकल नंबर 16(4) की। आर्टिकल नंबर 16(1), 16(2), 16(3) हमने बखूबी अध्ययन किया और एकदम गहराई से जाकर के उसको हमने देखने का प्रयास किया। आइए बात करते हैं आर्टिकल नंबर 16(4) की कि वो 16(4) का जो दायरा है वो क्या कहता है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 16(3), 16(2), 16(1) जो अभी तक हमने अध्ययन किया ये बहुत छोटे छोटे इसके फंक्शंस थे, इसके कारक भी छोटे थे, मतलब इसका जो डायमेंशन था ना देखने का वो बहुत छोटा था। लेकिन जो 16(4) है साथियों इसका डायमेंशन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा है। लेकिन मैं आपको ज्यादा डीप अध्ययन ना करा करके साइड से बाईपास लेके चला जाऊंगा जहां से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि हमको यहां विद्वान को बनना नहीं। आइए बात करते हैं आर्टिकल नंबर 16(4) क्या कहता है। तो आर्टिकल नंबर 16(4) में वर्णन है कि राज्य ओबीसी के लिए कोई भी प्रावधान बना सकती है, मतलब राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकती है, पिछड़े जाति के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान कर सकती है। आइए उसी को हम यहाँ बोर्ड पे लिख करके समझने का प्रयास करते हैं। राज्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। तो आर्टिकल 16(4) इसमें तो बात करें ओबीसी की चर्चा है। अगर शॉर्टकट में लिखे तो किसकी, ओबीसी की चर्चा की गई है। लेकिन मैं अगर इसी को शब्दों के आधार पे लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, तो आइए उसको देखने का प्रयास करते हैं। ये तो शॉर्टकट हो गया। कहता है राज्य पिछड़ा वर्ग के लिए, ओबीसी को पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, राज्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष प्रावधान
विशेष प्रावधान कर सकती है। ये जो बोल रहा है कि राज्य जो है पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, जिनका क्या, जिनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त ना हो, पर्याप्त, बाबू 100 शब्द पे गौर करिएगा, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम राजनीति पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में अगर शब्द एक शब्द इधर से उधर हुआ ना तो कहानी खत्म, सिस्टम खल्लास। तो आइए, कहता है राज्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है जिसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त ना हो। मतलब राज्य ओबीसी के लिए कोई ना कोई कानून बना सकती है, लेकिन तब जब उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त ना हो, मतलब जब सरकार राज्य को लगे कि हाँ कि अब ये एकदम पीछे जा रहे हैं, इनको अगर कुछ ना कुछ आरक्षण नहीं दिया जाएगा। साथियों याद रखिएगा, आरक्षण की बात अब शुरू हो रही है। आर्टिकल नंबर 16 में पहली बार आरक्षण की चर्चा की जाती है। अभी तक आपने पढ़ा, इतने आर्टिकल्स आपने देखे, क्या कभी उसमें आरक्षण की चर्चा की गई? तो सर्वप्रथम आर्टिकल नंबर 16 में आरक्षण की चर्चा की जाती है। अब यहीं से पूरा आरक्षण का इतिहास शुरू होगा। तो प्रावधान कर सकती है, प्रावधान करेगी तो कैसे करेगी? क्योंकि ये तो पीछे है, और अगर यदि ये पीछे है, यदि ये पीछे हैं तो इनको अब ऊपर उठाया जाएगा। जब ऊपर उठाने का प्रावधान किया जाएगा उसी को तो आरक्षण बोलते हैं। अरे अपने घर में सोचो भाई, आप रो रहे हैं, आपको खाने को नहीं मिल रहा है, आप बहुत पीछे हो गए हैं, तो क्या किया जाता है? सब में से थोड़ा थोड़ा लेकर के आपको दे दिया जाता है। आप भी फिर सबके साथ इक्वल हो जाते हैं। लेकिन उसका कतई मतलब ये नहीं है कि सबसे थोड़ा थोड़ा लेकर के आपको इतना दे दिया जाए कि आप सबसे ज्यादा हो जाए। तो राज्य ये नहीं करना चाहती। राज्य का मेन उद्देश्य है ये कि जो पीछे हो गए हैं उनको भी समाज के दायरे में लाया जाए, उनको भी समाज में जीने का अधिकार होना चाहिए। यही सारी समस्याओं को देखते हुए आर्टिकल नंबर 16 का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के मूल अधिकार के समानता के अधिकार में दिया गया है। क्योंकि मैंने आपको बताया है साथियों कि हम लोग समानता का अधिकार पढ़ रहे हैं, और यही समानता का जो अधिकार है 14 से 18 के बीच में हमको लाता है। तो यहां हम क्या कर रहे हैं? समान नहीं कर रहे हैं, जो पीछे है उसको हम उठा रहे हैं, और जो आगे है उसको हम और आगे भेज रहे हैं, क्योंकि हमको देश भी तो चलाना है। तो ये सारी बातें आर्टिकल नंबर 16(4) में की गई थी, जिसको आप नोट कर सकते हैं। अब अगर बातें करें तो अब यहीं से पिछड़ा वर्ग की गठन करने की प्रयास की गई कि अब पिछड़ा वर्ग कौन कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, आश्वस्त कर दूं आपको कि पिछड़ा वर्ग का जो गठन करेगा या पिछड़ा वर्ग आयोग बनाएगा वो राष्ट्रपति बना सकता है। तो एक लाइन लिखने की बात है, क्या पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 340 आर्टिकल नंबर 340 के आधार पर राष्ट्रपति कर सकता है।
जैसे इसमें पता चलेगा कि पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान करेगी राज्य, तो पिछड़ा वर्ग होगा कौन? भाई सरकार को कैसे पता या राज्य को कैसे पता ये पिछड़ा वर्ग है? उसके लिए कहीं ना कहीं एक कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी सर्वे करेगी और अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसके तहत सरकार को ये डाटा पहुंचेगा, ये आंकड़ा पहुंचेगा कि हाँ इतने लोग पिछड़े वर्ग के दायरे में आते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि ये आयोग का गठन कौन करेगा, तो वही कह रहा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 340 के आधार पर, अनुच्छेद 340 के आधार पर राष्ट्रपति कर सकता है। ये सारी बातें हमने आपके सामने प्रस्तुत की हैं। तो आप अगर आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लें, नहीं तो मैं मिटाकर फिर आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। तो साथियों आइए हम देखते हैं कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ, तो प्रथम पहला पिछड़ा आयोग का गठन कब हुआ, दूसरे पिछड़ा आयोग का गठन हुआ और उसमें क्या क्या बातें की गई, इन सारी बातों पे हम गहन अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पिछड़ा आयोग का गठन। हेडिंग क्या रहेगी मेरी? पिछड़ा आयोग का गठन, ये अपनी हेडिंग रही। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो पिछड़ा आयोग का गठन है वो कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा आर्टिकल 340 के आधार पर। तो मैं अगर बातें करूं कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, तो कब किया गया, तो पहला आता है प्रथम पिछड़ा आयोग। आइए इनके बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करते हैं। जो आपके एग्जाम पॉइंट से महत्वपूर्ण है मैं उसी को बताने का प्रयास करूंगा, ज्यादा अपना ज्ञान झाड़ने का प्रयास नहीं करूंगा प्यारे साथियों। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अगर बातें करें, ये बना कब, बना 1953 में। लेकिन अगर बातें करें रिपोर्ट कब आया, रिपोर्ट कब आया, जब बात करते हैं रिपोर्ट कब आया, तो 2 साल बाद आया 1955 में। ये सारी बातें हमने देखी। अगर बातें करें इसके अध्यक्ष की, तो इसका अध्यक्ष कौन था, तो काका कालेकर थे। क्या थे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष? अध्यक्ष काका कालेकर, काका कालेलकर, कालेलकर प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के ये अध्यक्ष थे। लेकिन अगर बातें करें तो कार्य क्या हुआ इसमें, कार्य क्या हुआ, कार्य क्या हुआ, तो जब हम बातें करते हैं कार्य क्या हुआ, तो साथियों इसमें सरकार ने ध्यान नहीं दिया। क्या सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अच्छा मैं इसके कुछ फैक्टर बताता हूं कि सरकार क्यों ध्यान नहीं दी। मैंने आपको बताया है कि 1953 में ही पूरे भारत में राज्यों के गठन की चर्चा की जा रही थी। अब जब वो 1953 का दौर याद करिए आप, आंध्र प्रदेश अलग परेशान है, बिहार बंगाल अलग परेशान है, नागालैंड अलग परेशान है कि हमको राज्य का दर्जा दो, हमको अपने भाषाई आधार पर राज्य का दर्जा दो, वगैरह वगैरह। तो सरकार का पूरा फोकस उस पे था, क्योंकि उस समय पेट्टू श्री रामुलु की मौत हो गई। अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा तो जो मैंने बताया, तो सरकार वहां फंसी हुई थी, इसलिए सरकार ने इस पे ध्यान नहीं दिया। फिर आगे चल करके
दूसरा बनता है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूं, इसमें सरकार थोड़ा बहुत ध्यान देने का प्रयास करती है, थोड़ा ही लिख देता हूं। क्या? द्वितीय पिछड़ा आयोग। अब बहुत ही जरूरी है कि जो जैसे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बना, वैसे ही कुछ साल बाद द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होता है। वो भी कब होता है? 1979 में होता है। कब होता है? 1979 में। बना कब? 1979 में। रिपोर्ट कब आई? रिपोर्ट एक साल बाद आई, 1980 में। अगर इसके बाद के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष बीपी मंडल थे। अध्यक्ष बीपी मंडल थे। ये सारी बातें प्रथम और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अंतर्गत हमने सीखने का प्रयास किया। तो जब द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग आया तो उसमें सरकार ने ध्यान दिया, तो बात पता चला कि टोटल कितने पिछड़ा वर्ग आयोग हैं, कुल कितने लोग हैं। तो पता चला कि 3743 ऐसे समुदाय हैं जो पिछड़े वर्ग आयोग के अंतर्गत आते हैं। तो इतनी सारी बातें हमने पिछड़ा वर्ग आयोग के अंतर्गत, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है, इतनी सारी बातें हमने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया प्यारे साथियों। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर रोकना चाहूंगा, क्योंकि क्लास का टाइम भी हो चुका है। अगर आपको मेरी क्लास ये समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।